Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry FBAC board exams preparation 2024 और इसमें हम फेडरल बोर्ड एनुअल पेपर 2013 का फर्स्ट पेपर कर रहे थे। तो सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डू सेक्शन सी। और सेक्शन सी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर सारे के सारे डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस स्लाइड चेंज के साथ दोबारा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है, इसका हम सी पार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, उसमें भी इन्होंने छोटे छोटे 2 पार्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है डिफाइन स्टॉक्योमेट्री, व्हाट अजम्पशंस आर मेड व्हाइल परफॉर्मिंग स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगती है। यहाँ पर मैंने आपकी बुक से ही डेफिनेशन लिखी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टॉक्योमेट्री। अब रिलेटिव अमाउंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंट ए है, उसका 1 मोल है, तो उसके साथ रिएक्टेंट बी के कितने मोल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बन सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम वाटर बना रहे हैं, और अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगी। तो अब मुझे रिलेटिव अमाउंट्स कैसे पता चल रही हैं रिएक्टेंट्स की? यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बता रही है। तो आपने डेफिनेशन में ये ज़रूर लिखना है। The branch of chemistry which deals with the study of relative amounts of substances involved in a chemical reaction as given by balanced chemical equation is called stoichiometry। और इसकी अजम्पशंस क्या हैं? 2 ही अजम्पशंस होती हैं जब हम ये कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। हम ये कंसिडर करते हैं नंबर 1, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी पीछे हमारे पास कोई भी जो है वो रिएक्टेंट नहीं बचा। ठीक है, तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, या अगर हमारे पास एक को हमने एक्सेस में लिया हुआ है तो जो लिमिटिंग है वो कम्प्लीटली जो है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। और सेकेंड अजम्पशन हम क्या करते हैं? ड्यूरिंग दीज स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस नो साइड रिएक्शन अकर, क्योंकि साइड रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो मेन हमारी प्रोडक्ट है वो कम बनेगी और जो है इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो हम ड्यूरिंग आर कैलकुलेशन हम यही कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट्स ही बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 ए का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जो स्टॉक्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स बार बार आपके जो है वो रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें, ये इक्वेशन लिखी हुई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है। 50 ग्राम ऑफ ईच मीन्स के अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों 50-50 ग्राम्स लिए हैं। दे रिएक्टेड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, यानी अमोनिया का कितना मैस बनेगा। मीन्स कि इसका भी मैस दिया हुआ है, इसका भी मैस ही दिया हुआ है। तो जो आपको स्टॉक्योमेट्रिक सीरीज़ मैंने जो है वो चैप्टर 1 में करवाई है, आप उसकी वीडियोस जो आके इजी केम फॉर यू चैनल पे भी देख सकते हैं। तो उस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी डाटा मैस में दिया जाए, ठीक है, मैस में या वॉल्यूम में दिया जाए, तो उससे आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जो भी गिवन है, गिवन के मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन के बाद आपके पास मोल्स आ जाएंगे। किस चीज़ के मोल्स आ जाएंगे? जो भी आपकी रिक्वायर्ड स्पीशी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अमोनिया रिक्वायर्ड स्पीशी है, और उसके बाद उन मोल्स को आपने मैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक स्टॉक्योमेट्रिक कैलकुलेशन सीरीज़ होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। साथ नाइट्रोजन, क्लोरीन और कैल्शियम का भी आपको जो है एटॉमिक मैसेज गिवन है। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करेंगे, और अगर बैलेंस गिवन है तो दैट्स वेल एंड गुड। अब मैस, अब देखें मैस है, किस चीज़ का मैस है? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का मैस, मोलर मैस आप फाइंड आउट करेंगे प्रॉपरली। यानी नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, क्लोरीन का 35.5 है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया ग्राम्स पर मोल में। कोशिश करें यूनिट्स आप जो है वो प्रॉपरली लिखें। नेक्स्ट है आप मैस और मोलर मैस से मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
मोल्स आ जाएंगे, मास ओवर मोल मास 50 ओवर 53.5, तो 0.934 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसका मास 50 दिया हुआ है, उसके मोलर मास जो है वो हमने कैलकुलेट किया 74, और उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो मास ओवर मोलर मास आ जाएगा, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.676 मोल्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखें दोनों के मोल्स आ गए, अब कंपैरिजन का स्टेप आ जाता है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द मोलर रेशियोज आर, अब आपने जो आपकी रिक्वायर्ड है उसके साथ करना है आपने। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है और रिक्वायर्ड अमोनियम है, दोनों का बारी बारी हमने कंपैरिजन करना है अमोनिया के साथ। तो अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड होंगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ही प्रोड्यूस होंगे, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन में अमोनियम क्लोराइड के साथ ये देखें 2:2 और कैल्शियम का 1:2 हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखें ये तो सिंपल है कि अगर इसके 2 मोल्स होंगे तो इसके 2 मोल्स होंगे, और अगर अब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के जितने भी मोल्स होंगे तो अमोनिया के भी उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए 2:2 फिर 1 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं 2/2, क्योंकि ये वाला 2 इधर आ जाता है और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो 2/2 भी 1 ही होता है। आपने ये स्टेप करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने 0.93 मोल्स को करना है, तो उससे 0.93 मोल्स ही बनेंगे। और अभी हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल अगर होंगे तो अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे, और इसके 0.67 होंगे तो ये 2 × 0.676 मोल्स बनेंगे। तो अब हमारे पास दोनों की से जो है वो मोल्स ऑफ अमोनिया आ रहे हैं। तो जो भी रिएक्टेंट लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि अमोनियम क्लोराइड इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हम इसको लिखेंगे एज अमोनियम क्लोराइड इज़ प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अमोनिया का मोलर मास फाइंड आउट कर लें, और अमोनिया का मास फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, तो आपने जो भी मोल्स ऑफ अमोनिया थे उनको मोलर मास ऑफ अमोनिया से मल्टीप्लाई करना है 0.934 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये 15.8 ग्राम्स आ जाएगा। तो सारे के सारे ही तकरीबन आपके पास जो स्टोकियोमेट्रिकल्स होंगे वो इसी स्टेप्स को फॉलो करते आए होंगे, यही स्टोकियोमेट्रिक सीरीज़ को फॉलो करते हुए होंगे। आपको जो भी अब रिएक्शन दे दिया जाए, जितने भी ग्राम्स दे दिए जाएँ, जितने भी मोल्स दे दिए जाएंगे, आपने स्टेप्स यही करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 3B का फर्स्ट पार्ट, यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू आपने ऑलरेडी जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्रूव कर लिया है। अब आपने इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू आपने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेट कर रहे हैं। किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इन्वर्सली रिलेटेड हैं या किस तरह से हैं। ठीक है, तो आपने पहले डेरिवेशन से पहले आपने कोई ना कोई जो है वो बात बतानी होती है कि आप किस बारे में डेरिवेशन करने लगे हैं, और उसके बाद फिर आपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी वही बात है कि मॉलिक्यूल्स अगर बहुत फास्टली मूव करें, इसका मतलब उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ओवरऑल हम जब टेम्परेचर नोट करेंगे गैस का तो वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ अ गैस किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा, यानी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, वाइस वर्सा। अब आपने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, क्योंकि हमने बेसिकली काइनेटिक गैस इक्वेशन से जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना था टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में किस तरह से रिलेट करना है, इक्वेशन नंबर जो 1 है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर इक्वेशन बाय 2 वी हैव। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसकी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो होगी उसको हमने 2 से
मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ये देखें, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली और उसकी राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मीन्स कि जो हम काम खुद करते हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं ताकि दोनों का इफेक्ट जो है वो यानी कोई इक्वेशन पे ना पड़े, ठीक है। तो अब हमने जब ये 2/2 से इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो अब हमने ये इनमें से जो है वो काइनेटिक इक्वेशन के जो टर्म्स हैं वो अलग करनी है, ठीक है। जैसे 1/2 और mc बार स्क्वायर, ठीक है, इसको अलग कर लें और बाकी आपके पास क्या बच गया, 2n और बाय 3। 2n बाय 3 आपने साइड पे कर लिया और ये इसको ब्रैकेट में कर दिया और ब्रैकेट में करके इसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 में ये बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mc स्क्वायर बार, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है कि अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, अगर हम 1 मोल गैस लेंगे तो हमारे पास एवोगैड्रोस पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमने n जो है वो n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन की अब हम हेल्प लेते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, और जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो वो PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई है हमारे पास PV इज इक्वल्स टू RT और एक ये हो गई है PV इज इक्वल्स टू 2/3 NKE, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को 3 का और इस इक्वेशन को 4 का नाम दे दें। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर कर लेंगे, यानी ये भी PV है और ये भी PV है। तो PV के जो आगे हमारे पास 2/3 NA काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू RT, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें से अब हमने जो है वो डिनोमिनेटर में जो 3 था, ठीक है, उसको राइट साइड ऑफ इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे, 3RT बन जाएगा। देन हमने असल में काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का जो है वो रिलेशनशिप देखना है, तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। 2/2 NA को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो 3R/2 NA, 3R/2 NA हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अगर हम 1 मोल गैस ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होंगे और R तो है ही जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाते हैं। तो जब हम कांस्टेंट्स हटाएंगे और साथ कांस्टेंट्स के साथ हम इक्वालिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बन जाता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया और एट द एंड हमने लाइन लिखनी है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने गैस मॉलिक्यूल्स की सिंपल एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी नहीं लेते, हम उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो वो हमने प्रूव कर दिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ जाता है कि व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस जनरली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर dm³ रादर देन ग्राम्स पर cm³। तो ये एक जर्नल सा क्वेश्चन है कि इससे हमें यूनिट्स का पता चलता है कि यूनिट्स किस यूनिट्स में शो करें तो वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है और किस में शो करें तो नॉर्मल आएगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास अब जो गैसेस होती हैं, आपको पता है कि गैसेस जितना भी उनको स्पेस अवेलेबल होती है सब की सब ऑक्युपाई करती हैं, ठीक है। तो गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्युपाई करती हैं जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू मींस के 0.000 समथिंग जो वैल्यू होती है, तो उसको अगर हम शो करेंगे तो मोर कन्वीनियंट है कि हम उसको जो है वो ग्राम्स पर dm³ में शो करें ताकि वो एक बिगर वैल्यू शो हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास as density is equals to mass per volume and the gases are highly compressible and can occupy large volumes, so expressing their density in terms of grams per dm³ is more convenient than grams per cm³, as dm³ is 1000 times greater than cm³। और हमें ये रिलेशनशिप भी पता है कि 1 dm³ is equals to 1000 cm³। तो ये cm³ से 1000 टाइम्स ग्रेटर है यूनिट, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी एग्जांपल में हम डेंसिटी ऑफ एयर को ग्राम्स पर cm³ में अगर शो करें तो वो देखें क्या वैल्यू बनती है 0.001225, और अगर हम इसको dm³ में शो करेंगे तो वो क्या बनेगी 1.225, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट पार्ट, गिव द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल सा है, ठीक है, थ्योरी है। तो मेन पॉइंट्स आपने बस 5 याद रखने हैं और उसके आपने पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है ये वेस्पर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे, लेकिन जब मैं आपको अभी एक मेथड बता दूंगी कि जैसे ही वेस्पर का क्वेश्चन आए तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है। तो आपने कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी का थर्ड पार्ट है, बी पार्ट। ए के 2 पार्ट्स हैं, देन बी पार्ट। व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इथीन और वाटर में हाइब्रिडाइजेशन करके बतानी है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग पार्ट हो जाएगा। पोस्टुलेट्स में आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। देखें, सबसे पहले आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल पोलीवैलेंट एटम आर अरेंज्ड इन अ स्पेस एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। यानी जो सेंट्रल एटम होता है उसमें जितना वो दूर रह सकते हैं वो रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ए सेंट्रल एटम है तो ऐसा नहीं होगा कि 90 के एंगल में ये जो 2 बी हैं ये रहेंगे, क्योंकि यहाँ से इनका एंगल बहुत करीब बन रहा है, 90 के एंगल पे हैं, तो इनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो ये दूर जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अपने आप को 180 पे अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर इनकी रिपल्शंस मिनिमम होंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लॉन पेयर भी कहते हैं। लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द एटम देन अ बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। क्योंकि बॉन्डिंग पेयर जो होता है ना, जैसे कि अगर ए है और वो बी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बॉन्डिंग पेयर जो है वो 2 न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है, तो इसलिए कम स्पेस घेरता है। लेकिन जो अगर लॉन पेयर होगा तो लॉन पेयर एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड आउट हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोथ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आपने बता दिया, पहले आपने देखें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे वो बॉन्ड पेयर हों या लॉन पेयर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं ताकि उनकी रिपल्शंस मिनिमम हो। फिर आपने लॉन पेयर के बारे में बताया कि वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। फिर आपने बताना कि जब भी हमने ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन करनी है तो दोनों मिलकर ही ज्योमेट्री डिटरमिन करेंगे, ठीक है। बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द गिवन मॉलिक्यूल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब आपने ना लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो बताना है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है वो लॉन पेयर्स के दरमियान में होती है, फिर उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में होती है, और एट दी एंड बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में सबसे कम रिपल्शन होती है, ठीक है। A lone pair causes deviation from ideal bond angles, which in turn change the regular geometry. अब अगर कोई भी सेंट्रल एटम है उसके ऊपर लॉन पेयर होगा, ठीक है, तो वो लॉन पेयर क्या करेगा, यानी अगर इस तरीके से हमारे पास ये हैं बॉन्ड पेयर्स, तो वो उनके ऊपर रिपल्शन करेगा, ठीक है। रिपल्शन की वजह से वो जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसको डेविएट करवा देगा, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है, लॉन पेयर की इन्फ्लुएंस की वजह से, रिपल्शन की वजह से। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड have high charge density and occupy more space than 1 electron pair of the single bond। यानी अब हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये तो बात पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो दे ऑक्युपाई मोर स्पेस देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपने बताना है बट दे बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है, या हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो उसमें हमने अब इसको ये नहीं कहना कि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। हमने कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। अब हमने इसको 4 बॉन्ड पेयर नहीं कहना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, दे बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस वजह से आपके पास जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें आपने जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंसिडर करने हैं, डबल या ट्रिपल अगर होंगे आपके पास, तो उसको आपने सिंगल ही कंसिडर करना है, ठीक है। ये था हमारे पास इनके पोस्टुलेट्स, तो इनको आपने पॉइंट्स में याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
BeCl2 की आपने और SnCl2 की ज्योमेट्री बतानी है वेस्पर के थ्रू। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास सेंट्रल एटम है बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, और एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2। फिर आपने अंडरलाइन करना है वैलेंस शेल को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ये हमने अंडरलाइन कर लिया इसको वैलेंस शेल को। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और इसके सराउंडिंग एटम्स भी 2 ही हैं। हमें देख के पता चल रहा है कि इसके सराउंडिंग एटम्स 2 हैं। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 ही सराउंडिंग एटम्स थे, तो रफली हमें पता चल रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सराउंडिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो बेरिलियम के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं बचता। तो अब हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर्स 2 हैं, लॉन पेयर्स कोई भी नहीं है, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनको ऐड करने से आता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो वो आपके पास 2 ही बन जाएंगे। अब आप एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का जो मैंने है टेबल आपको लिखवाया हुआ था, जो आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवाया हुआ था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी, ठीक है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 होंगे तो ट्राइगोनल बायपायरामिडल होगी, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये चीज़ आपको माइंड में पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं BeCl2, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री 2 है, मतलब लीनियर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लीनियर है। अब लॉन पेयर नहीं है तो जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वही एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो एक्चुअल ज्योमेट्री भी लीनियर ही है। अब रीजन क्या है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ज्योमेट्रीज आर सेम, और इसका बॉन्ड एंगल 180 का होगा, और आपने इसको शो भी करना है, ठीक है। और बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दैम, और आपने इसको इस तरीके से शो कर देना है, और यहाँ पर 180 एंगल शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, अच्छा अब ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना, ये इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके पास, यानी ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट करना है। जैसे ही आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से लेकर स्टार्ट करना है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम्स, और उसके बाद बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्योमेट्री, ठीक है। और उसके बाद उसकी ये मतलब रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट, देन आपके पास ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपने उसकी ज्योमेट्री भी शो करनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारा का सारा अटेम्प्ट करना है जो भी वेस्पर का क्वेश्चन आएगा। अब आपके पास आ जाता है SnCl2। ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपके पास AB2 मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पिछला था ना BeCl2, AB2 मॉलिक्यूल था वो, ये AB2 नहीं है, क्योंकि इसमें टिन जो है ना, टिन के ऊपर लॉन पेयर भी है, एक लॉन पेयर है, तो वो एक लॉन पेयर E की फॉर्म में हम शो करेंगे। AB2E मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। इसमें 1 लॉन पेयर है। तो अब हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिखी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी नहीं आती तो मेरी एक वीडियो है डिटेल में, तो आप वहाँ से जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिख ली है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैलेंस शेल कौन सा आएगा, वैलेंस शेल हमारे पास ये वैलेंस शेल में आएगा, ठीक है। ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 5s2 5p2 बन जाएगी, ठीक है। पहले हमने ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और सराउंडिंग एटम्स तो हमारे पास 2 हैं। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे सराउंडिंग एटम्स के साथ, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर्स 2 बनेंगे, एक लॉन पेयर भी होगा, ठीक है। यानी टिन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो कि क्या एक्ट करेंगे, लॉन पेयर एक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो आपके पास 3 आ गए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हो गए हैं। तो अब आपने उस टेबल से देख के बताना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हों तो हमारी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होती, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गई है। तो अब एक्चुअल ज्योमेट्री जो है वो नहीं है, वो बेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, ठीक है।
ये लॉन पेयर प्रेजेंट है ना। तो लॉन पेयर जो है वो क्या कर रहा है, वैसे तो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ऐसी ज्योमेट्री होती है, बिल्कुल 180 का एंगल होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें 2 ये आ गए और एक ये लॉन पेयर ने ऑक्यूपाई कर लेना था। लेकिन अब होता क्या है कि ये लॉन पेयर बहुत ज़्यादा रिपल्शन करता है। आपको पता है ना कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा होने की वजह से ये जो एंगल है ये करीब हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करीब हो जाएगा और ये वाले एंगल्स जो हैं वो हट जाएंगे। तो एंगल मतलब ये 120 से एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो हमारे पास रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस डिस्टॉर्टेड द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। तो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 से लेस का हो गया। तो ये अब आपने इसको शो भी कर देना है। तो ज्योमेट्री में जो है ना वो आपने लॉन पेयर्स भी शो करने होते हैं, ठीक है। लॉन पेयर के साथ जो आप शो करते हैं तो वो ज्योमेट्री होती है। लेकिन अगर लॉन पेयर के बिना आप शो करेंगे, लॉन पेयर शो नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास स्ट्रक्चर हो जाता है, वो बेंट स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर ज्योमेट्री में आप लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सबको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी बेंट स्ट्रक्चर है, या आप इसको डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर डिस्टॉर्ट हो गई है ना, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री थी एक्सपेक्टेड। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लास्ट पार्ट था हाइब्रिडाइजेशन का। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इसका आप डेफिनेशन लिख लें। अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, ठीक है, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द ऑर्बिटल्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें हमारे पास वाटर और इथीन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इथीन का मॉलिक्यूल, और क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आता है। और इथाइन जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करते। तो आपको भी मैं सिखाऊंगी, तो आपने बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपके फुल मार्क्स होंगे। अब वाटर है, तो वाटर की सबसे पहले हम ये चेक कैसे करेंगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हो रही है या sp हो रही है, ठीक है। तो उसका एक रफ कैलकुलेशन क्या है कि आपने सराउंडिंग एटम्स चेक करने हैं, यानी ये आपके पास ऑक्सीजन है ना, इसके सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, इसके 2 हैं, ठीक है। और इसमें लॉन पेयर्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 2 लॉन पेयर्स होते हैं ना, ठीक है। आपको पता है कि वैसे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 लॉन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लॉन पेयर्स आपके पास कितने हैं, 2। तो टोटल आपको 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। इन टोटल आपको कितने एटॉमिक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, 4। तो वो 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, एक s और 3 p मिलकर 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम sp3 कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको 3 चाहिए तो एक s और 2 p मिलता है, और अगर आपको 2 चाहिए एक s और एक p मिलता है, और उससे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया कि आपने कैसे चेक करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ग्राउंड स्टेट लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ठीक है। और इसमें भी आपने हुंड्स रूल को अप्लाई करते हुए आपने जब 1s2 2s2 2px 2py और 2pz में आपने किस तरह से ऐड करने हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे, 1 2 3, पहले सिंगली फिल करना है और फिर डबली फिल करना है। तो 2px में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 2py और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। देखिए एरो कैसे लग रहा है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s और 3 p आपस में मिलेंगे और डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी और सेम शेप में आ जाएंगे। sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। और उसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 में सिंगल होंगे, ठीक है। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हैं आप कह सकते हैं हाफ फिल्ड, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने ये बॉन्डिंग कर ली है।
तो ये 2 लॉन पेयर्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। अब आपने एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है। वैसे तो ये 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई हुई है, तो आपने वाटर की स्ट्रक्चर सिंपल इस तरह से ड्रॉ करनी है। आप पेंसिल से पहले इस तरीके से ऐसे कर लें, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे डॉटेड में, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपरली बनाएं, ठीक है, कि अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ दरमियान में ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसको आप बेशक लॉन पेयर बना दें और इसको लॉन पेयर बना दें, कोई 2 को लॉन पेयर बना देंगे, ठीक है, और इसको जो है वो हाइड्रोजन बना दें और इस को भी हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से, और ये एज और ये डॉटेड लाइन इस तरीके में होगा आपके पास। और अगर आपने हाइड्रोजन इसको शो करना है, इसको भी शो कर सकते हैं, और इसको लॉन पेयर शो कर सकते हैं, किसी को भी शो कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये आप इसको एंगुलर बेंट या वी शेप्ड ज्योमेट्री भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने 2 लाइंस लिखनी है। ऑक्सीजन एटम इन द वाटर शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और बोथ OH सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि आपके पास ये sp3s ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल भी आपने शो कर दिया 104, और ड्यू टू 2 लॉन पेयर्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड टू एंगुलर शेप। अब 2 लॉन पेयर्स की वजह से जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 109.5 से 104.5 का हो जाता है, ठीक है। तो जो बिल्कुल रेगुलर टेट्राहेड्रल है उसके ये एंगल्स सारे के सारे 109 के हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो 2 लॉन पेयर्स हो जाएंगे ना, ठीक है, ये और ये बना दिए इन्होंने, तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर्स के ऊपर डिस्टॉर्शन करते हैं, तो ये एंगल जो है वो 104.5 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। अब आ जाता है इथीन, या इसको इथाइलिन भी कहते हैं। अगर आपको आ जाए ना कि इथाइलिन की लिखें, तो इथाइलिन भी यही होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। अब हम इसकी चेक कर लें। अभी मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हम करते होते हैं, कि चेक करना है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सराउंडिंग एटम्स चेक करने हैं। अगर इस कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, तो इसके सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, एक ये सराउंड कर रहा है इसको, एक ये सराउंड कर रहा है, और इसके राइट साइड पे ये सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम्स हो गए कार्बन के 3। और क्या कार्बन के ऊपर लॉन पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब है टोटल आंसर 3 आएगा। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स जो होंगे वो हमें कितने चाहिए होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स कैसे बनते हैं, एक S और 2 P से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनते हैं, ठीक है। यानी sp2 sp2 और sp2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने रफ पे चेक कर लिया। अब आप इसको जो है वो इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। कार्बन की ग्राउंड स्टेट जब आप लिखते हैं तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2py में, और 2pz जो है वो खाली रहेगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखनी है कि 2s से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा, 2pz में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट आपने लिख ली। अब सब में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है। अब इसकी जो है वो आप एक 2pz को छोड़ देंगे और एक s और 2p's को मिलाकर आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है, ठीक है। इसको इसी तरीके से आपने लिखना है जैसे मैंने आपको अभी बता रही हूँ। तो फिर अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास असल में 2 कार्बन है ना, एक ये है एक ये है, और दोनों कार्बन के साथ सेम प्रोसीजर हो रहा है। तो इसलिए आपने एक कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट्स जो हैं वो इधर शो कर दी हैं और दूसरे की इधर शो कर दी हैं, ठीक है। और उनमें से आपने जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल है ना दोनों में, उनको थोड़ा सा स्लाइटली हायर इन एनर्जी आपने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। वो थोड़ा सा हायर इन एनर्जी है क्योंकि उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उसकी शेप भी चेंज नहीं हुई और उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। लेकिन अब बाकी आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स आ गए हैं। अब इनको क्या करना है, देखें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन में भी। अब 2pz जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैं वो आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बन गया, और एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये वाले जो कार्बन के बॉन्ड्स है ना, एक सिग्मा है और एक पाई है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है,
ठीक है। और बाकी जो आपके पास ये जो हर कार्बन जो है ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन्स के 1s के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये सेकंड कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे? 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 1 ये है। ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट है जो कि स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं और बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते पूरे। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो वो आपने इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, और अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपने किस तरह से लिखनी है और इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो डायग्राम भी ड्रॉ करना ईजी है। इसको मैं पहले आपको सिंपली बाय हैंड बना के बता देती हूँ कि आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, सी के, ये sp2 इधर आ रहा है, ये sp2 इधर आ रहा है, ये sp2 इधर आ रहा है। ये मैंने 120 के एंगल पे शो किए हैं। ठीक है, sp2 और sp2 जैसे कि ट्राई एंगल की शेप का होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और वो इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये जो है वो हमारे पास sp2 जो है 2 हाइड्रोजन्स के साथ, 2 हाइड्रोजन्स के 1s के साथ इधर बॉन्ड बनाएंगे, इधर और इधर। ठीक है, हाइड्रोजन का 1s है, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटॉल है। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है किससे? sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और बाकी सब sp2 s ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, आपके पास इतना मुश्किल नहीं है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कैसे लिखनी है? बोथ कार्बन एटम्स इन द इथीन शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जो आपने काम किया ना एक्सप्लेनेशन के लिए 2-3 लाइंस आपने ज़रूर लिखनी है, ताकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एक सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? sp2 ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, बाकी के 4 बॉन्ड्स कैसे बने हैं? सिग्मा sp2 और s ओवरलैपिंग से बने हैं। ठीक है, वो बताएंगे। और जो पाई बॉन्ड बना है वो किस तरह से बना है? 2pz ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, और 4 सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो sp2s ओवरलैपिंग से बने हैं। मीन्स कि इसमें कोई इतना रटा लगाने वाली बात नहीं है। जो आपने असल में डायग्राम में किया है, पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट में किया, वही आपने 4 लाइंस की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट। ठीक है, तो उसका फर्स्ट जो है, व्हाट आर बफर्स एंड हाउ डू द बफर्स एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बफर्स का, चैप्टर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्शन ऑफ बफर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लें। द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज एडेड टू देम आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस। कितना आसान है कि मतलब कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें थोड़ा सा स्लाइटली एसिड स्लाइट अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में हम एसिड या बेस ऐड कर दें तो उसकी पीएच ही चेंज ना हो। ठीक है, वो रेजिस्ट करे अपनी पीएच चेंज करने में। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। दे हैव स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, अगर हमने कोई बफर सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो हम कहेंगे कि इस बफर सॉल्यूशन की पीएच ये है। ठीक है, तो उसकी वही रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और अब हमारे पास ये एक वीक एसिड का बफर है जो कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वीक एसिड है एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड ये यानी हमने ये बफर सॉल्यूशन कैसे बनाया है? हमने वीक एसिड लिया है और इसी का हमने सॉल्ट बनाया है, क्योंकि हमें पता है ना कि एक एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। तो इसी वीक एसिड को लिया है, लेकिन साथ हमने स्ट्रॉन्ग बेस ली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इसको ट्रीट करवा के इसका सॉल्ट बनाया है। तो ये अब बफर सॉल्यूशन में 2 चीज़ें, एक सॉल्ट है और एक वीक एसिड है। ठीक है, और वो सॉल्ट कहाँ से आया है? इस वीक एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला के सॉल्ट बनाया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते ही ऐसे हैं कि वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो अब हम अगर बफर एक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास देखें, इफ़ वी टेक अ बफर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
ये आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये एसिटिक एसिड है और डबल हेडेड एरो के साथ आप शो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम आयनाइज होना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो बहुत कम आइंस की फॉर्म में रहेगा, ज़्यादातर ये जो है वो एसिटिक एसिड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ आपने इसका सॉल्ट ले लिया, ठीक है, जो कि एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, और जब आप इसको सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो वो जो है एसीटेट आइन और सोडियम आइन में जो है वो अपने आप को आयनाइज कर लेगा, कम्प्लीटली आयनाइज कर लेगा, ठीक है। तो मीन्स कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ये सारा का सारा एसीटेट और सोडियम आइंस की फॉर्म में होगा। अब आपके पास बफर सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं? अब आपके पास एसीटेट आइन हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं, सोडियम आइंस हैं और एसिटिक एसिड भी पड़ा हुआ है, ठीक है। 4 चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं उस सोल्यूशन में जिसमें आपने कहा है कि हमने यहाँ पर बफर सोल्यूशन लिया हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें। अब इसमें क्या होगा, अगर स्लाइट अमाउंट में आप एसिड डाल दें तो क्या होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ HCl आप लिखें, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड इन द बफर सोल्यूशन देन hydrogen ions will be used up by acetate ion and the equilibrium of equation 1 will shift in the backward direction to maintain the pH of the solution। अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जब हाइड्रोजन आइंस HCl आपने डाला, ठीक है, तो HCl ने बेसिकली क्या चीज़ें दी आपको, हाइड्रोजन आइंस दिया और क्लोराइड आइंस दिया, तो इसका मतलब है कि आपने सिस्टम में क्या चीज़ ज़्यादा कर दी है, प्रोटॉन ज़्यादा कर दिए हैं, हाइड्रोजन आइन ज़्यादा कर दिए हैं। जब हाइड्रोजन आइन ज़्यादा कर दिए हैं तो इस जो भी सोल्यूशन है जिसमें आपने बफर सोल्यूशन, जो बीकर था उसमें बफर सोल्यूशन डाला हुआ था, उसमें आपने जब प्रोटॉन ज़्यादा कर दिए तो उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन पीएच चेंज नहीं हुई। कैसे? जैसे जैसे जो भी प्रोटॉन आता जा रहा था एसीटेट आइन के साथ मिलकर, और वो क्या बनाना शुरू हो गया, एसिटिक एसिड बनाना शुरू हो गया। मींस कि ये जो इक्विलिब्रियम है फर्स्ट इक्वेशन का, ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और सारे के सारे जो भी हमने एक्सटर्नली ऐड किए हैं हाइड्रोजन आइंस उनको यूज़ कर लेगा, ठीक है, और उसकी जो पीएच है बफर सोल्यूशन की वो मेंटेन कर देगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अब यही चीज़ हम यहाँ पर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में HCl को ऐड करते हैं बफर सोल्यूशन में, देन हाइड्रोजन आइंस जो आ रहे हैं HCl से, दे विल बी यूज्ड अप बाय द एसीटेट आइन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द इक्वेशन 1 विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन द पीएच। और यही आपने इक्वेशन में लिख के भी दिखाना है कि जैसे हमारे पास HCl से हाइड्रोजन आइन और क्लोराइड आइन आएंगे, तो जो हाइड्रोजन आइंस हैं दे विल बी पिक्ड अप बाय द एसीटेट आइन और वो एसिटिक एसिड बना देंगे और इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब एडिशन ऑफ NaOH का आपने बताना है कि इफ़ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH इज एडेड इन द बफर सोल्यूशन तो क्या होगा। अब आप पहले इसी बफर सोल्यूशन की जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है इसमें अंडरस्टैंड कर लें कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करते हैं तो बेसिकली वो आपको क्या देता है, सोडियम आइंस देगा और हाइड्रोक्सिल आइंस देगा। तो बेसिकली सोडियम आइन से तो पीएच चेंज नहीं होती, वो सिस्टम आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन OH आइन से पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन आइंस की वजह से पीएच चेंज हो सकती है, लेकिन बफर सोल्यूशन क्या करेगा, जितने भी हाइड्रोक्सिल आइंस आए हैं उनको जितने भी सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट थे उनके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। अब क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल आइंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन आइंस भी ख़त्म हो गए। मतलब जिन प्रोटॉन्स की वजह से उस बफर सोल्यूशन की पीएच मेंटेन की हुई थी हमने, तो वो हाइड्रोजन आइंस भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब क्या, अब तो ज़रूरी चेंज होनी चाहिए उसकी पीएच, लेकिन होगा क्या कि ये जो इक्विलिब्रियम है फर्स्ट इक्वेशन का, ये फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और जितने हाइड्रोजन्स यहाँ से यूज्ड अप हुए हैं वो दोबारा से जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, if small amount of sodium hydroxide is added in the buffer solution then OH will utilize hydrogen ions in the solution, so the equilibrium of equation 1 will shift in the forward direction to maintain the pH of the solution। क्योंकि फॉरवर्ड साइड पे जब वो आएगा तो वो दोबारा से हाइड्रोजन आइंस जनरेट कर देगा जितने भी यूटिलाइज हुए हैं, चले गए हैं वाटर बनाने में, तो बफर सोल्यूशन की जो है वो पीएच चेंज नहीं होगी। तो अब आप इसको यहाँ पर इक्वेशंस की फॉर्म में भी बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आइन और हाइड्रोक्सिल आइंस आ रहे हैं और वो हाइड्रोक्सिल आइंस कौन पिकअप कर रहा है, हाइड्रोजन पिकअप कर रहा है और वाटर बना रहा है, ठीक है। और इन हाइड्रोजन आइंस को दोबारा से जनरेट करने के लिए जो है वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बफर एक्शन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैंने आपको कितने इजी वर्डिंग्स में सारा का सारा बता दिया है।
तो बेसिकली ये जो बफर सोल्यूशन की जो इक्वेशंस हैं ये आपने प्रॉपरली लिखनी है। पहली इक्वेशन को डबल हेडेड एरो के साथ ही लिखना है और दूसरी इक्वेशन को सिंगल हेडेड एरो के साथ लिखना है, ठीक है। और बफर सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट जो इक्वेशन है एसिटिक एसिड, ठीक है, उसकी वो या तो फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट होता है या बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट होता है मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5A सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 7.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम बेंजोएट इन 1 dm³ ऑफ 0.02 मोलर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सोडियम बेंजोएट दिया हुआ है जिसको हम सॉल्ट लिखेंगे, ठीक है। और यानी ये सिंपल वो है ना, अभी हमने बफर सोल्यूशन पढ़ा था ना, तो ये बफर सोल्यूशन ही है जिसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। एसिटिक एसिड की जो मोलैरिटी है वो 0.02 है, लेकिन सॉल्ट ही नहीं दी हुई, उसका जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उससे पहले उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं कि सोडियम एसीटेट का मास 7.2 ग्राम है और सोडियम एसीटेट का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। देखें 12 × 6 फिर 1 × 5, ठीक है, और 16 × 2 और 23, ठीक है, 144 आंसर आ जाएगा। और मोल्स इसके फाइंड आउट कर लें आप, तो वो बन जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 144, 0.05 मोल्स। ये आ गए हैं सोडियम एसीटेट के मोल्स। और अब हमने इसका मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करें। तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर 1 dm³ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास 0.05 मोलर ही बन जाता है। और सिंपल सोडियम बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, अच्छा बेंजोइक एसिड की 0.02 मोलर ऑलरेडी कंसंट्रेशन दी हुई है, तो वो हम इसी तरह लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड 0.02 मोलर, ठीक है, दोनों की आ गई है। अब हम इसका जो है वो Ka एक्सप्रेशन लिख दिया, पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन का फार्मूला लिख दिया। तो ये हेंडरसन इक्वेशन है जो डिराइव हुई है कि इसको डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर लेते हैं, pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ही डालनी है, जिसका मतलब होता है कि ये हमने मोलर कंसंट्रेशन लेनी है। तो pKa आपको पता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ Ka के बराबर होता है, और साथ हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन को एसिड की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया। तो Ka की वैल्यू हमें दी हुई है नेगेटिव लॉग ऑफ 6.4 × 10⁻⁵, और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.591। बिल्कुल सिंपल था। स्टार्ट में सिंपल क्या था कि आपको जो सॉल्ट था सोडियम बेंजोएट उसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं गिवन थी, वो आपको खुद फाइंड करनी थी, ठीक है। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करना आपको आता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बस ये वाला एक स्टेप आपको करना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। यहाँ तक हमने 2013 का फर्स्ट पेपर कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आपको अपने इम्तिहानात में कामयाब फरमाए, आमीन।